जैसा कि हमने पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में देखा था, सीजन 1 में डांटे व्हाइट रैबिट को मार देता है। उसके बाद वो फोर्स एज, स्पार्दा की तलवार और एम्यूलेट को एक दूसरे से अलग करके डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच की बैरियर को दोबारा बना देता है। और फिर हम उस अगले सीन को कैसे भूल सकते हैं जहां लेडी डांटे को धोखा देती है, उसे बेहोश कर देती है और उसे पकड़ने का ऑर्डर पूरा करती है। इसके बाद हम विलियम बेंस को देखते हैं जो एंडर्स को मार देता है और व्हाइट रैबिट के डिवाइस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। फिर वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करके डीमन वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल खोलता है और ऑपरेशन इन्फर्नो लॉन्च करता है। वो डीमन वर्ल्ड पर हमला भी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डांटे को पकड़ लिया जाता है और कैद में जमा दिया जाता है, जबकि एम्यूलेट और फोर्स एज सरकार के हाथों में चले जाते हैं। और आखिरी सीन में हम वर्जिल को देखते हैं जो डांटे का भाई है। वो कहता है अब इन लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह के तूफान से पंगा लिया है। और हाँ, यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। फिर हम सीजन 2 में प्रवेश करते हैं जहां हमें पता चलता है कि डांटे को कैद हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। उसके ठीक सामने लेडी बैठी है जो डांटे को इस हालत में देखकर साफ तौर पर खुश नहीं है। वो उससे कहती है एक बार फिर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हूँ। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इंसानों और डीमंस के बीच की जंग पूरी ताकत के साथ चल रही है। असल में मैरी आर्खम, जिसे लेडी के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत खास मिशन के लिए डीमन वर्ल्ड में भेजी गई है और यह विशाल जंग सिर्फ एक ही मकसद के लिए लड़ी जा रही है। मिशन है मुंडस के किले में घुसना और एक बेशकीमती हथियार हासिल करना, एक ऐसा हथियार जो इस जंग का रुख पूरी तरह से हेल के खिलाफ बदल सकता है। हाँ, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इस एक लेजेंडरी हथियार को हासिल करने के लिए अनगिनत जानें कुर्बान की जा रही हैं। लेडी के पास मौजूद डिवाइस उसे उस हथियार की लोकेशन तक ले जा रहा है। रास्ते में बहुत कड़ी सुरक्षा है, लेकिन लेडी के पास एक खास डिवाइस भी है जिसकी मदद से वो इनविजिबल हो सकती है। रास्ते में उसे एक जेल भी मिलती है जहां बेगुनाह कैदियों को बंद करके रखा गया है। और जैसा कि उम्मीद थी, लेडी उनकी रखवाली कर रहे मॉन्स्टर को मार देती है और कैदियों को आजाद कर देती है। वे मॉन्स्टर्स उसे बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके बाद हम इस जोकर नाम के आदमी को देखते हैं जो बड़ी चालाकी से जनरल को भड़काता है और उसे किंग के किले में मदद मांगने के लिए भेज देता है। इसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि यह किसी बहुत ही खतरनाक खानदान से है। फिर हम देखते हैं कि जनरल इंसानों के खिलाफ मदद के लिए किंग मुंडस से विनती कर रहा है। वो कहता है कि अगर किंग खुद जंग के मैदान में उतर जाएं और अपनी जबरदस्त ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखा दें तो ये जंग तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन जनरल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि किंग मुंडस गुस्से में कहता है पहले तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिलाया और अब मेरे ही राज्य में मुझे आदेश देने की हिम्मत कर रहे हो। और अगले ही पल मुंडस जनरल को वही मार देता है। फिर वो कहता है कितना बेवकूफ है, लेकिन इसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। असल प्लान तो किंग को उसके किले से बाहर निकालकर जंग के मैदान तक लाना था ताकि लेडी को उस हथियार को चुराने का मौका मिल सके। और ठीक वैसा ही होता है। किंग मुंडस इस जाल में फंस जाता है। इधर लेडी महल की रखवाली कर रहे मॉन्स्टर्स को मार देती है और चुपके से किंग मुंडस के थ्रोन रूम में पहुंच जाती है। वो खास हथियार कहीं उसी थ्रोन के अंदर छिपा हुआ है और उसके ठीक ऊपर वो जोकर खड़ा है, अपनी शैतानी मुस्कान के साथ पता नहीं किस बात पर हंस रहा है। यही वो हथियार है जिससे खुद किंग मुंडस भी डरता है। इसी वजह से वो इसे हमेशा अपने पास रखता है। किले के बाहर मुंडस जंग के मैदान में अपनी खौफनाक ताकत दिखाने में व्यस्त है। फिर सीन मुंडस के किले से 1800 मील दूर पश्चिमी माकाई क्षेत्र में शिफ्ट होता है। यहाँ हम एक रहस्यमयी लड़की को देखते हैं जिसे कई मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है। मॉन्स्टर्स कहते हैं लगता है तुम बैटलफील्ड से बहुत दूर भटक आई हो और यहाँ सिर्फ हमारा राज चलता है। तभी डांटे का भाई वर्जिल उन्हें रोकता है और कहता है इस दुनिया में सिर्फ एक किंग का राज चलता है, क्या तुम अपने किंग के खिलाफ बगावत कर रहे हो? मॉन्स्टर्स जवाब देते हैं तुम्हारे किंग मुंडस की वजह से ये इंसान हमारी दुनिया में आया है। हम ऐसे बेवकूफ रूलर को फॉलो करने से इनकार करते हैं। वर्जिल शांत होकर कहता है अब तुम इनकार नहीं करोगे क्योंकि मुझे यहाँ तुम्हारे सिर लेने के लिए भेजा गया है। और फिर मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वे कीड़ों की तरह मारे जाते हैं। एक बचा हुआ मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो लड़की बेहद तेज निकलती है और पलक झपकते ही उस क्रीचर को मार देती है। साफ है कि ये लड़की वर्जिल को पहले से बहुत अच्छी तरह जानती है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा ये ह्यूमन फॉर्म पसंद नहीं है, वैसे मैं तुम्हारे लिए यूरोबोरोस का एक मैसेज लाई हूँ। यूरोबोरोस का नाम सुनते ही वर्जिल को अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं। इसी दौरान लड़की कहती है वो सांप जो अपनी ही पूंछ खाता है। फिर वो आगे कहती है उसने मुझे ये बताने के लिए भेजा है कि वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। वो जश्न मना रहा
है क्योंकि उसने तुम्हारे डैडी मुंडस से एक बेहद कीमती चीज चुरा ली है, उसका अर्काना चैलिस। ये सुनते ही वर्जिल कहता है ये नामुमकिन है। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, बेचारा मासूम वर्जिल, लगता है डैडी मुंडस ने तुम्हें कभी सच बताया ही नहीं, लेकिन यूरोबोरोस हमेशा सच बोलता है। तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम क्या कह रही हो, मुझे बताओ। लड़की धीरे धीरे पीछे हटती है और खुद को आग लगा लेती है। वो कहती है, अगर इस राज के पीछे का सच जानना है तो अर्थ पर आना, वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। और हाँ, इसके तुरंत बाद सीन फिर बदलता है। टीवी पर एक न्यूज चैनल दिखाया जाता है जिस पर बिल्कुल वही सिंबल होता है जो उस लड़की के शरीर पर था। न्यूज रिपोर्टर बहुत ड्रामेटिक अंदाज में बोल रहा होता है। वो सिंबल डार्क कॉम नाम के एक डोमेन का है, जबकि दूसरा निशान उसका सब डोमेन है। फिर सीन एक बार और बदलता है जहां लेडी जोर से कहती है, मैं डार्क कॉम छोड़ रही हूँ। इसके तुरंत बाद वो चैलेंज सौंपते हुए कहती है, सिर्फ इस एक चीज के लिए तुम लोगों ने अनगिनत इंसानों को मरने के लिए हेल में भेज दिया। डांटे सही कहता था, तुम अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कीड़ों की तरह ट्रीट करते हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन एरियस उसे रोकते हुए कहता है, तुम गलत समय पर जा रही हो, मैं तो तुम्हें प्रमोट करने की सोच रहा था। लेडी जवाब देती है, मुझे लालच नहीं है, और वैसे भी इतने लोगों की जान लेने वाला ये चैलिस तुम्हारे किस काम का है, मैं और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। एरियस कहता है, ये अर्काना का आखिरी टुकड़ा है, अर्काना के अलावा कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर सकती। अगर जंग सही तरीके से प्लान की जाए तो उसे और उसके पूरे किंगडम को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है और माकाई आजाद हो जाएगा। ये सुनकर लेडी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं प्रमोशन स्वीकार करती हूँ ताकि कोई और यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद ना करे। और इसी के साथ लेडी ऑफिशियली एक कमांडर बन जाती है। इसके बाद विलियम बेंस एरियस से कहता है, लगता है अब उसे उसके फादर के बारे में बताने का समय आ गया है। लेकिन एरियस जवाब देता है, पहले हम अपनी आखिरी बैटल जीत लें, फिर उसे बताएंगे। असलियत यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत अर्काना या उसके टुकड़ों को नष्ट नहीं कर सकती। अर्काना के 4 हिस्से हैं, मेडालिया, स्पाडा, बास्टोने और छोटा चैलिस। और अब ये सारे टुकड़े एक ही आदमी के हाथ लग चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो आखिरकार अर्काना की पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, वर्जिल। इसीलिए वे उसे अर्थ पर लाने के लिए पहले ही जाल बिछा चुके हैं। पहला चारा वो रहस्यमयी लड़की थी और दूसरा जोकर है, जिसका असली नाम जेस्टर है। सच कहे तो उस लड़की के कामयाब होने के चांस बहुत कम थे, लेकिन जेस्टर इतना खतरनाक तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करता है कि वो कुछ ही पलों में वर्जिल को अपने जाल में फंसा लेता है और अपना मिशन पूरा कर देता है। आखिर जो आदमी एक किंग को उसके थ्रोन से उठाकर बैटलफील्ड तक ले जा सकता है, वो लगभग कुछ भी कर सकता है। वर्जिल को पकड़ने के लिए खास बुलेट्स पहले ही बनाई जा चुकी हैं और वे डांटे के डीएनए से तैयार की गई हैं। बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही एरियस अपने ह्यूमन फॉर्म में डीमंस की एक मीटिंग में आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। सभी डीमंस बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वे वर्जिल को उसके चेहरे पर कुछ नहीं कहते, लेकिन इतनी तेज आवाज में बातें करते हैं कि वो सब सुन सके। फिर आखिरकार वर्जिल खुद किंग मुंडस के सामने पहुंचता है और उसे बताता है कि पश्चिमी वेस्टलैंड्स में उसके नाम की खुलेआम बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वहां के डीमंस को पता चल गया है कि मुंडस की वजह से इंसान माकाई में घुसे हैं। मुंडस जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हें व्हाइट रैबिट के पीछे नहीं भेजा होता तो इंसान कभी हमारी दुनिया में आते ही नहीं। लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे फादर की बनाई हुई दीवार जल्द ही गिर जाएगी और अर्थ मेरे पैरों के नीचे होगी। फिर जब वर्जिल को यकीन हो जाता है कि चैलिस सच में चोरी हो चुका है, तो वो अर्थ पर जाकर अर्काना वापस लाने की परमिशन मांगता है। मुंडस कहता है, बस ये ध्यान रखना कि उस दुनिया से तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे मिशन के बीच न आए। और हाँ, वो साफ तौर पर डांटे की बात कर रहा है। मुंडस ये भी बताता है कि उनके बीच एक गद्दार है, शायद एक से ज्यादा भी। अर्काना के बिना उनकी दुनिया खतरे में है, इसलिए वो तुरंत वर्जिल को निकलने का आदेश देता है। वर्जिल दोनों दुनियाओं के बीच इतनी आसानी से आ जा सकता है, शायद इसलिए क्योंकि वो आधा इंसान और आधा डीमन है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वर्जिल अर्थ पर कदम रखता है, आर्मी उसकी मौजूदगी का पता लगा लेती है। उसे पकड़ने के लिए एक के बाद एक हमले किए जाते हैं। प्लान सच में बहुत शानदार होता है और वे कुछ समय के लिए उसे रोकने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे डांटे के डीएनए से बनी बुलेट से उस पर हमला करते हैं, वर्जिल कैद से आजाद हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा खेल पलट देता है। वो सबको उनकी असली जगह दिखा देता है। फिर गुस्से में वो कहता है, तुम में से जो भी अभी बोल सकता है वो मेरे एक सवाल का जवाब देगा। मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें यूरोबोरोस का निशान दिया है। फिर सीन बदलता है, जहां एरियस उस रहस्यमयी लड़की से कहता है, जैसा सोचा था, तुम्हारी बहन तुम्हें यहाँ ले आई। लगता है यूरोबोरोस आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया। इसके बाद हम एक बार फिर लेडी को डांटे से मिलने आते हुए देखते हैं। वो अपने किए हुए फैसलों पर साफ तौर पर पछता रही होती है।
हम देखते हैं कि अब लोग अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ हो चुके हैं क्योंकि जनता डीमन वर्ल्ड के साथ किसी भी तरह की जंग नहीं चाहती। और क्या आपको पता है कि बाहर इतना हंगामा चल रहा है जबकि प्रेसिडेंट अंदर क्या कर रहा है? वो अंदर एक लग्जरी पार्टी एंजॉय कर रहा है क्योंकि सच कहें तो उसे लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसी पार्टी में हम एरियस और विलियम बेंस को वर्जिल के बारे में बात करते हुए भी देखते हैं। वे कहते हैं कि देर सवेर वर्जिल खुद चलकर उनके पास आ जाएगा। फिर सीन बदलता है और हमें यूरोबोरोस डिटेंशन फैसिलिटी में ले जाता है जहां कोई उस फैसिलिटी में घुस जाता है और एंट्रेंस की रखवाली कर रहे एक सोल्जर को मार देता है। इसके बाद सीन वापस उसी पार्टी में आता है जहां एरियस और विलियम बेंस फैसला करते हैं कि वे डांटे को कैद से रिहा करेंगे ताकि उसे उसके अपने भाई के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और डांटे को गवर्नमेंट की साइट पर लाने में मदद करने वाली लेडी होगी जो उस वक्त फिजिकल ट्रेनिंग में बिजी है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डांटे को रिहा किया जा रहा है, लेडी धीरे से कहती है वो शायद अब मुझसे नफरत करता होगा। फिर सीन दोबारा उसी पार्टी में शिफ्ट होता है जहां हम प्रेसिडेंट को गुस्से में एरियस और विलियम बेंस का सामना करते हुए देखते हैं। प्रेसिडेंट कहता है बहुत हो गया, मैंने ये जंग सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर मजबूत करने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी कुर्सी खो दूंगा। एरियस जवाब देता है और तुम्हें प्रेसिडेंट भी हमने ही बनाया था। प्रेसिडेंट गुस्से में कहता है यहाँ कंट्रोल मेरे हाथ में है और अगर मैं चाहूं तो डीमन वर्ल्ड में तुम्हारे सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फाड़कर तुम्हारे मुंह पर फेंक सकता हूं। ये सुनकर एरियस भड़क जाता है और प्रेसिडेंट को धमकी देते हुए कहता है मैंने हर बड़े मीडिया नेटवर्क में भारी इन्वेस्टमेंट की है, मेरा सिर्फ एक फोन कॉल जाएगा और वही न्यूज दिखाई जाएगी जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे हर राज को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सकता है। इसी बहस के बीच वो रहस्यमयी लड़की अचानक वहां आ जाती है और एरियस को अपने साथ ले जाती है। ये सब होने के बाद प्रेसिडेंट बेहद गुस्से में आ जाता है। फिर सीन एक बार फिर बदलता है और हमें डांटे के पास ले जाता है जो एक बहुत डरावना सपना देख रहा है। उस सपने में डांटे अपने भाई वर्जिल से उसे बचा न पाने के लिए माफी मांग रहा है। डांटे कहता है कि उस वक्त वो बहुत डर गया था और उसी डर ने उसे अपने भाई को बचाने से रोक दिया। इसी दौरान डांटे की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है और इसी वजह से वो आखिरकार कैद से आजाद हो जाता है। इसके बाद हम डांटे को एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए देखते हैं। इंटरव्यूअर उससे पूछता है तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है ना? डांटे जवाब देता है हाँ, मुझे कुछ समय के लिए डार्क कॉम के साथ काम करना है और वे मेरा कुछ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करना चाहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्यों। वैसे क्या इसे जल्दी खत्म कर सकते हो? मुझे अभी अपने भाई से बात करने जाना है। वो आगे कहता है पहले मुझे लगता था कि बचपन में उस डीमन अटैक के दौरान वर्जिल भी हमारी माँ के साथ मर गया था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो जिंदा है और किसी तरह डीमन किंग ने उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपना वफादार नौकर बना लिया है, उसी इंसान का नौकर जो हमारे फादर का दुश्मन था। फिर इंटरव्यूअर पूछता है वो कमांडर आर्खम ही थी ना जिसने तुम्हें धोखा दिया और कैद करवा दिया था? डांटे आराम से जवाब देता है हाँ, हमारे बीच ऐसा ही चलता रहता है। हम लड़ते हैं, बहस करते हैं और हर समय एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर बार वही मुझे मारती है, लेकिन मैं भी एक ताकतवर डीमन हूं, इसलिए मैं भी उसे उसका जवाब जरूर देता हूं। फिर सीन बदलता है और आखिरकार हमें पता चलता है कि डांटे के कैद से आजाद होने के बाद असल में क्या हुआ था। डांटे के कैद से निकलने के बाद कमांडर आर्खम उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसका भाई वर्जिल अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही डांटे बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो तुरंत अपने भाई से मिलना चाहता है, लेकिन जैसे ही कमांडर आर्खम उसे बताती है कि वर्जिल अब किंग मुंडस के लिए काम कर रहा है, डांटे पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना भाई उसी आदमी के लिए काम कर सकता है जिसने उनकी मां को मारा था। इसी दौरान लेडी डांटे को बचपन की एक निशानी देती है और उससे कहती है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं वादा करती हूँ। फिर आगे बढ़ते हुए हम डांटे को उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाते हुए देखते हैं जो उसे अपने भाई वर्जिल तक पहुंचने में मदद करेगी। इसके बाद एरियस डांटे को वो बेरहम कत्लेआम दिखाता है जो वर्जिल ने सोल्जर्स के साथ किया था। जैसे ही डांटे ये देखता है वो पूरी तरह हिल जाता है जैसे उसने कोई भयानक सपना अपनी आंखों से देख लिया हो। फिर इतने सालों बाद डांटे आखिरकार अपने भाई को दोबारा देखता है। उसे देखकर डांटे कहता है ये अब मेरा भाई जैसा महसूस भी नहीं होता। वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता मुंडस ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा। बाद में हम डांटे को हथियार ढूंढते हुए देखते हैं क्योंकि डार्ककॉम ने उसका सारा सामान जब्त कर लिया था। तभी एक अजीब सी बूढ़ी औरत उससे कहती है जो चाहिए ले लो, बस बाहर किसी को मत बताना। अब यहां से निकलो, मेरा शो शुरू होने वाला है। फिर हम वो शो देखते हैं जहां होस्ट अनाउंस करता है आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद है, डीमन वर्ल्ड का एक एम्बेसडर वर्जिल द डीमन। क्या ये नामुमकिन है?
ऑडियंस को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वर्जिल सच में एक डीमन है और जल्द ही बाकी सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि वर्जिल इस शो में आया हुआ है। ये सब देखकर विलियम बेंस तुरंत कहता है, हमें ये ब्रॉडकास्ट बंद करवाना होगा। लेकिन एरियस जवाब देता है, इसे बंद क्यों करवाना है? अगर तुम्हें ये आता हुआ नहीं दिखा तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ एक सच में इंटेलिजेंट दुश्मन ही ऐसा मूव चल सकता है। उसने पूरा गेम ही पलट दिया है। अब बात मजेदार हो रही है। फिर वर्जिल बोलना शुरू करता है, मेरा जन्म तुम्हारी दुनिया में हुआ था, लेकिन बचपन से ही मैं माकाई में रहा हूं। मैं यहाँ अपने किंग मुंडस का एक मैसेज लेकर आया हूं। वर्जिल आगे कहता है, तुम लोग शायद सोचते हो कि ये जंग अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। तुम्हें बताया गया है कि हमारी दुनिया हेल है और हमारा किंग डेविल है, लेकिन ये सब झूठ है। हम डीमंस की कोई बुरी नीयत नहीं है। मुंडस सिर्फ अपनी दुनिया में बैलेंस बनाए रखना चाहता है। ये सुनकर डांटे गुस्से में कहता है, वो उसका बचाव क्यों कर रहा है, वो कमीना। फिर हम वापस वर्जिल के पास आते हैं, जो कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहता है, इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। ये फोटोज तुम्हारी दुनिया में मौजूद एक सीक्रेट डीमन प्रिजन की सिक्योरिटी फुटेज से ली गई हैं। इनमें तुम्हारे सोल्जर्स माकाई के लोगों को बिना किसी ट्रायल के टॉर्चर कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वे माकाई से आते हैं। ये देखकर एरियस कहता है, तो इसे लगता है कि कुछ तस्वीरों से लोगों की हमदर्दी जीत लेगा। वर्जिल आगे कहता है, जहां इन बेगुनाह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है वो कोई गवर्नमेंट प्रिजन भी नहीं है, वो एक प्राइवेट फैसिलिटी है। और अगर उसके मालिक का पता लगाओ तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, यूरोबोरोस। ये जंग जिसमें दोनों दुनियाओं की जानें कुर्बान हो रही हैं, सिर्फ एक आदमी की साजिश का हिस्सा है, एरियस वॉन एरनबर्ग। और इसी के साथ वर्जिल एक एक करके एरियस के सारे काले राज खोलना शुरू कर देता है। एरियस इतना गुस्से में आ जाता है कि वो तुरंत शो को बंद करवाने का आदेश दे देता है। फिर सीन बदलता है, जहां एक जवान आदमी वर्जिल से कहता है, प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहता है। कॉल पर प्रेसिडेंट कहता है, तो अब जब तुम ऑफिशियली माकाई के एम्बेसडर बन गए हो तो क्यों ना हम बैठकर शांति से बात करें। इसके बाद हर जगह अलार्म बजने लगते हैं, क्योंकि वर्जिल सीधे उस जगह की तरफ जा रहा है जहां सब लोग मौजूद हैं और उसका असली मकसद एरियस को मारना है। दूसरी तरफ डांटे अपनी मां की तस्वीर को देखकर धीरे से कहता है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। हाँ, अब मुझे वही सब कहना चाहिए, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अगर अगला एपिसोड चाहिए तो वगैरह वगैरह। लेकिन आगे की कहानी इससे भी ज्यादा पागल होने वाली है।